सबाहत वॉक्स एंड टॉक्स में आप देख रहे हैं सेगमेंट सबाहत टॉक्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके आ जाएं और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलें ताकि आप कोई भी इंटरेस्टिंग स्टोरी मिस ना कर सकें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आज मैंने पत्रस के जिस मजमून का इंतखाब किया है वो है मुरीदपुर का पीर। देखते हैं पत्रस इस मजमून में क्या लिखते हैं। कहते हैं, अक्सर लोगों को इस बात का ताज्जुब होता है कि मैं अपने वतन का जिक्र कभी नहीं करता। बाज़ इस बात पर भी हैरान हैं कि मैं अब कभी अपने वतन को नहीं जाता। जब कभी लोग मुझसे इसकी वजह पूछते हैं तो मैं हमेशा बात को टाल देता हूँ। इससे लोगों को तरह तरह के शुबहात होने लगते हैं। कोई कहता है वहाँ इस पर मुकदमा बन गया था, इसकी वजह से रूपोश है। कोई कहता है वहाँ कहीं मुलाजिम था, गबन का इल्ज़ाम लगा, हिजरत करते ही बनी। कोई कहता है वालिद इसकी बदउनवानियों की वजह से घर में नहीं घुसने देते। गर्ज ये कि जितने मुंह उतनी बातें। आज मैं इन सब गलत फहमियों का अजाला करने वाला हूँ। खुदा आप पढ़ने वालों को इंसाफ की तौफीक दे। किस्सा मेरे भतीजे से शुरू होता है। मेरा भतीजा देखने में आम भतीजों से मुख्तलिफ नहीं, मेरी तमाम खूबियाँ उसमें मौजूद हैं। इसके अलावा नई पोत से ताल्लुक़ रखने के बायस इसमें बाज़ फालतू औसाफ नज़र आते हैं, लेकिन एक सिर्फ तो इसमें ऐसी है कि आज तक हमारे ख़ानदान में इस शिद्दत के साथ कभी रूनुमा नहीं हुई थी। वो ये कि बड़ों की इज़्ज़त करता है और मैं तो उसके नज़दीक बस इल्म व फ़न का एक देवता हूँ। ये ख़बत इसके दिमाग में क्यों समाया है, इसकी वजह मैं यही बता सकता हूँ कि नहायत आला से आला ख़ानदानों में भी कभी कभी ऐसा देखने में आ जाता है। मैंने शाइस्ता से शाइस्ता दो ज़मानों के फ़र्जंदों को बाज़ वक्त बुज़ुर्गों का इस कदर एहतराम करते देखा कि उन पर नीच ज़ात का धोखा होने लगता है। एक साल मैं कांग्रेस के जलसे में चला गया, बल्कि ये कहना सही होगा कि कांग्रेस का जलसा मेरे पास चला आया। मतलब ये कि जिस शहर में मैं मौजूद था वहीं कांग्रेस वालों ने भी अपना सालाना इजलास मुनक्किद करने की ठान ली। मैं पहले भी अक्सर जगह ऐलान कर चुका हूँ और अब मैं बबांगे दहल ये कहने को तैयार हूँ कि मेरा इसमें ज़रा भी कसूर ना था। बाज़ लोगों को ये शक है कि मैंने महज अपनी तस्कीन नख़वत के लिए कांग्रेस का जलसा अपने पास ही करा लिया, लेकिन ये महज हासिदों की बदनीयती है। भांडों को मैंने अक्सर शहर में बुलवाया है, दो एक मरतबा बाज़ थिएटरों को भी दावत दी है, लेकिन कांग्रेस के मामले में मेरा रवैया हमेशा एक गुमनाम शहरी का रहा है। इससे ज़्यादा मैं इस मौजू पर कुछ ना कहूँगा। जब कांग्रेस का सालाना जलसा बगल में हो रहा हो तो कौन ऐसा मुत्तकी होगा जो वहाँ जाने से गुरेज करेगा। ज़माना भी तातिलात और फुर्सत का था, चुनाचे मैंने मशगलाए बेकारी के तौर पर इस जलसे की एक एक तकरीर सुनी। दिन भर तो जलसे में रहता, रात को घर आकर उस दिन के मुख्तसर से हालात अपने भतीजे को लिख भेजता ताकि सनद रहे और वक्त ज़रूरत काम आए। बाद के वाक़यात से मालूम होता है कि भतीजे साहब मेरे हर ख़त को बेहद अदब व एहतराम के साथ खोलते, बल्कि बाज़ बातों से तो ज़ाहिर होता है कि इस इफ्तिताही तकरीब से पेशतर वो बाकायदा वज़ू भी कर लेते। ख़त को खुद पढ़ते, फिर दोस्तों को सुनाते, फिर मकामी अखबार के बेहद मुकामी एडिटर के हवाले कर देते जो उसको बड़े एहतमाम के साथ छाप देता। इस अखबार का नाम मुरीदपुर गज़ट है। इसका मुकम्मल फ़ाइल किसी के पास मौजूद नहीं। 2 महीने तक जारी रहा, फिर बाज़ माली मुश्किलात की वजह से बंद हो गया। एडिटर साहब का हुलिया हस्ब ज़ेल है, रंग गंदमी, गुफ्तगू फ़लसफ़ियाना, शक्ल से चोर मालूम होते हैं। किसी साहब को उनका पता मालूम हो तो मुरीदपुर की खिलाफत कमेटी को इत्तला पहुंचा दे। नीस कोई साहब इनको हरगिज़ कोई चंदा ना दें, वरना खिलाफत कमेटी ज़िम्मेदार ना होगी। ये भी सुनने में आया है कि इस अखबार ने मेरे खतूत के बल पर एक कांग्रेस नंबर भी निकाल मारा जो इतनी बड़ी तादाद में छपा कि इसके औराक अब तक बाज़ पंसारियों की दुकानों पर नज़र आते हैं। बहरहाल मुरीदपुर के बच्चे ने मेरी काबिलियत, इंशा परदाजी, सही दिमागी और जोश कौमी की दाद दी। मेरी इजाज़त और मेरे इल्म के बगैर मुझको मुरीदपुर का कौमी लीडर करार दिया गया। एक दो शायरों ने मुझ पर नज़में भी लिखी जो वक्तन फ़वक्तन मुरीदपुर गज़ट में छपती रहीं। मैं अपनी इस इज़्ज़त अफजाई से महज बेखबर था। सच है, खुदा जिसको चाहता है इज़्ज़त बख्शता है। मुझे मालूम न था कि मैंने अपने भतीजे को महज चंद खतूत लिखकर अपने हम वतनों के दिल में इस कदर घर कर लिया है। और किसी को क्या मालूम था कि ये मामूली सा इंसान जो हर रोज़ चुपचाप सर नीचा किए बाज़ारों में से गुजर जाता है, मुरीदपुर में पूजा जाता है। मैं वो खतूत लिखने के बाद कांग्रेस और उसके तमाम मुतल्लिकात को कतई फरामोश कर चुका था।
मुरीदपुर गज़ट का मैं ख़रीदार न था। भतीजे ने मेरी बुजुर्गी के रोब की वजह से भी बरसबीले तस्करा इतना भी ना लिख भेजा कि आप लीडर हो गए हैं। मैं जानता हूँ कि वो मुझसे यूँ कहता तो बरसों तक इसकी बात मेरी समझ में ना आती। बहरहाल मुझे कुछ तो मालूम होता कि मैं तरक्की करके कहाँ से कहाँ पहुँच चुका हूँ। कुछ अरसे बाद खून की खराबी की वजह से मुल्क में जा बजा जलसे निकल आए। जिस किसी को एक मेज़, एक कुर्सी और गुलदान मुयसर आया, उसने उसी वक्त जलसे का ऐलान कर दिया। जलसों के इस मौसम में एक दिन मुरीदपुर की अंजुमन नौजवानाने हिंद की तरफ से मेरे नाम इस मजमून का एक ख़त मौसूल हुआ कि आपके शहर के लोग आपके दीदार के मुंतज़िर हैं, हर के दमे आपके रुए अनवर को देखने और आपके पाकीज़ा ख़यालात से मुस्तफ़ीद होने के लिए बेताब हैं। माना मुल्क भर को आपकी ज़ाते बाबरकात की अज़हद ज़रूरत है, लेकिन वतन का हक सबसे ज़्यादा है, क्योंकि खारे वतन असुम्बलो रेहान खोशतर। इसी तरह के 3-4 बराहीन क़ता के बाद मुझसे ये दरख्वास्त की गई थी कि आप यहाँ आकर लोगों को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की तलकीन करें। ख़त पढ़कर मेरी हैरत की कोई इंतहा ना रही, लेकिन जब ठंडे दिल से इस बात पर गौर किया तो रफ्ता रफ्ता बाशिंदगाने मुरीदपुर की मर्दम शनासी का कायल हो गया। मैं एक कमज़ोर इंसान हूँ और फिर लीडरी का नशा एक लम्हे ही में चढ़ जाता है। इसी लम्हे मुझे अपना वतन बहुत ही प्यारा मालूम होने लगा। अहले वतन की बेहिसी पर बड़ा तरस आया। एक आवाज़ ने कहा कि उन बेचारों की बहबूद और रहनुमाई का ज़िम्मेदार तू ही तो है। तुझे खुदा ने तदब्बुर की कुव्वत बख्शी है। हज़ार इंसान तेरे मुंतज़िर हैं। उठ कि सैकड़ों लोग तेरे लिए माहिज़र लिए बैठे होंगे। चुनाचे मैंने मुरीदपुर की दावत कबूल कर ली और लीडराना अंदाज में वज़ीर तार इत्तला दी कि 15 दिन के बाद फ़लाँ ट्रेन से मुरीदपुर पहुंच जाऊंगा। स्टेशन पर कोई शख्स ना आए। हर एक शख्स को चाहिए कि अपने अपने काम में मसरूफ़ रहे। हिंदुस्तान को इस वक्त अमल की ज़रूरत है। इसके बाद जलसे के दिन तक मैंने अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा अपनी होने वाली तकरीर की तैयारी में सर्फ कर दिया। तरह तरह के फ़िक्रे दिमाग में सुबह शाम फिरते रहे। हिंदू और मुस्लिम भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम शेर व शिकर हैं, हिंदुस्तान की गाड़ी के 2 पहिए। ऐ मेरे दोस्तों, हिंदू और मुसलमान ही तो हैं। जिन कौमों ने इत्तेफाक की रस्सी को मजबूत पकड़ा वो इस वक्त तहजीब के निस्फ़ निहार पर हैं। जिन्होंने निफाक और फूट की तरफ रजू किया, तारीख ने उनकी तरफ से आंखें अपनी बंद कर लीं, वगैरह वगैरह। बचपन के ज़माने में किसी दरसी किताब में सुना है कि 2 बैल रहते थे एक जा वाला वाक़या पढ़ा था। उसे निकाल कर नए सिरे से पढ़ा और उसकी तमाम तफसीलात को नोट कर लिया। फिर याद आया कि एक और कहानी भी पढ़ी थी जिसमें एक शख्स मरते वक्त अपने तमाम लड़कों को बुलाकर लकड़ियों का एक गट्ठा उनके सामने रख देता है और उनसे कहता है कि इस गट्ठे को तोड़ो। वो तोड़ नहीं सके। फिर उस गट्ठे को खोलकर एक एक लकड़ी उन सबके हाथ में देता है, जिसे वो आसानी से तोड़ लेते हैं। इस तरह वो इत्तेफाक का सबक अपनी औलाद के जहन नशीन करता है। इस कहानी को भी लिख लिया। तकरीर का आगाज़ सोचा कुछ इस तरह की तमहीद मुनासिब मालूम हुई कि प्यारे हम वतनों, घटा सर पे अदबार की छा रही है, घटा सर पे अदबार की छा रही है, फलाकत समा अपना दिखला रही है, नहूसत पसो पेश मंडला रही है, ये चारों तरफ से निदा आ रही है। कल कौन थे, आज क्या हो गए तुम, अभी जागते थे अभी सो गए तुम। हिंदुस्तान के जिस मायानाज़ शायर यानी अल्ताफ़ हुसैन हाली पानीपती ने आज से कई बरस पेशतर ये अशार कलम बंद किए थे, उसको क्या मालूम था कि जूं जूं ज़माना गुजरता जाएगा इसके अलमनाक अल्फाज रोज़ बरोज़ सही तर होते जाएंगे। आज हिंदुस्तान की ये हालत है, वगैरह वगैरह। इसके बाद सोचा कि हिंदुस्तान की हालत का एक दर्दनाक नक्शा खींचूंगा, अफलास, गुर्बत, बुग़्ज़ वगैरह की तरफ इशारा करूँगा और फिर पूछूंगा कि इसकी वजह आखिर क्या है। उन तमाम वजूहात को दोहराऊंगा जो अक्सर लोग बयान करते हैं, मसलन गैर मुल्की हुकूमत, आबो हवा, गैर मुल्की मगरबी तहजीब, लेकिन इन सब को बारी बारी गलत करार दूंगा और फिर असल वजह बताऊंगा कि असल वजह हिंदुओं और मुसलमानों का नफाक है। आखिर में इत्तेहाद की नसीहत करूंगा और तकरीर को इस शेर पर ख़त्म करूंगा कि आ अंदलीब मिल के करें आहोजारियाँ, तू हाय गुल पुकार मैं चिल्लाऊं हाय दिल। 10-12 दिन अच्छी तरह गौर कर लेने के बाद मैंने इस तकरीर का एक खाका सा बनाया और उसको एक कागज़ पर नोट किया ताकि जल्द से मैं उसे अपने सामने रख सकूं। वो खाका कुछ इस तरह का था। नंबर 1, तमहीद अशारे हाली, बुलंद और दर्दनाक आवाज़ से पढ़ो। 2, हिंदुस्तान की मौजूदा हालत। अलिफ, अफलास, बे, बुग़्ज़, जीम,
कौमी रहनुमाओं की खुद गर्जी। 3, इसकी वजूहात। क्या गैर मुल्की हुकूमत है? नहीं। क्या आबो हवा है? नहीं। क्या मगरबी तहजीब है? नहीं। तो फिर क्या है? वक्फा, जिसके दौरान मैं मुस्कुराते हुए तमाम हाजिरीन जलसा पर एक नज़र डालो। 4, फिर बताओ कि वजह हिंदुस्तान और मुसलमानों का नफाक है। नारों के लिए वक्फा, उसका नक्शा खींचो, फसादात वगैरह का जिक्र रिक्कत अंगेज आवाज़ में करो। उसके बाद शायद फिर चंद नारे बुलंद हों, उनके लिए ज़रा ठहर जाओ। नंबर 5, ख़ात्मा। आम नसाए, खसूसियात इत्तेहाद की तलकीन, शेर। उसके बाद इनकसार के अंदाज में जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाओ और लोगों की दाद के जवाब में एक एक लम्हे के बाद हाज़रीन को सलाम करते रहो। इस खाके के तैयार कर चुकने के बाद जलसे के दिन तक हर रोज़ इस पर नज़र डालता रहा और आईने के सामने खड़े होकर मारका आरा फ़िक्रों की मश्क करता रहा। नंबर 3 के बाद की मुस्कुराहट की ख़ास मश्क वहीं पहुंचाई। खड़े होकर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं घूमने की आदत डाली ताकि तकरीर के दौरान में आवाज़ सब तक पहुंच सके और सब इत्मीनान के साथ एक एक लफ्ज़ सुन लें। मुरीदपुर का सफ़र 8 घंटे का था। रस्ते में सांगा के स्टेशन पर गाड़ी बदलनी पड़ती थी। अंजुमन ने नौजवानाने हिंद के बाज़ जोशीले अरकान वहाँ इस्तकबाल को आए हुए थे। उन्होंने हार पहनाए और कुछ फल वगैरह खाने को दिए। सांगा से मुरीदपुर तक इनके साथ अहम सियासी मसाइल पर बहस करता रहा। जब गाड़ी मुरीदपुर पहुंची तो स्टेशन के बाहर कम अज़ कम 3000 आदमियों का हुजूम था जो मुतवातिर नारे लगा रहे थे। मेरे साथ जो वॉलंटियर थे उन्होंने कहा, सर बाहर निकालिए, लोग देखना चाहते हैं। मैंने हुक्म की तामील की। हार मेरे गले में थे, एक संतरा मेरे हाथ में था। मुझे देखा तो लोग और भी जोश के साथ नाराज़न हुए। मुश्किल तमाम बाहर निकला, मोटर पर सवार कराया गया और जुलूस जलसा गाह की तरफ चल पड़ा। जलसा गाह में दाखिल हुए तो हुजूम 5-6 हज़ार तक पहुंच चुका था, जो एक आवाज़ होकर मेरा नाम ले लेकर नारे लगातार लगा रहे थे। दाएं बाएं सुर्ख सुर्ख छन्नियों पर मुझ खाकसार की तारीफ में चंद कलमात भी दर्ज थे। मसलन, हिंदुस्तान की निजात तुम ही से है, मुरीदपुर के फर्जंद खुशामदीद खुशामदीद, हिंदुस्तान को इस वक्त अमल की ज़रूरत है। मुझको स्टेज पर बिठाया गया। सदर जलसा ने लोगों के सामने मुझसे दोबारा मुसाफहा किया और मेरे हाथ को बोसा दिया और फिर अपनी तारीफ़ी तकरीर यूँ शुरू की। हजरात, हिंदुस्तान के जिस नामी और बुलंद पाया लीडर को आज जलसे में तकरीर करने के लिए बुलाया गया है। तकरीर का लफ्ज़ सुनकर मैंने अपनी तकरीर के तमहीदी फ़िक्रों को याद करने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त ज़हन में इस कदर मुख्तलिफ तासुरात की आमाजगा थी कि नोट देखने की ज़रूरत पड़ी। जेब में हाथ डाला तो नोट नदारत, हाथ पाँव में यकलख्त एक खफीफ सी खुनकी महसूस हुई। दिल को संभाला कि ठहरो, अभी और कई जेबें पड़ी हैं, घबराओ नहीं। रेशे के आलम में सब जेबें देख डाली, लेकिन कागज़ कहीं ना मिला। तमाम हाल आंखों के सामने चक्कर खाने लगा। दिल ने ज़ोर ज़ोर से धड़कना शुरू किया। होंठ खुश्क होते महसूस हुए। 10-12 दफ़ा जेबों को टटोला, लेकिन कुछ भी हाथ ना आया। जी चाह के ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दूँ। बेबसी के आलम में होंठ काटने लगा। सदर जलसा अपनी तकरीर बराबर कर रहे थे। मुरीदपुर का शहर इन पर जितना भी फ़ख्र करे कम है। हर सदी और हर मुल्क में सिर्फ चंद ही आदमी ऐसे पैदा होते हैं जिनकी ज़ात नुए इंसान के लिए। खुदाया, अब मैं क्या करूँगा? एक तो हिंदुस्तान की हालत का नक्शा खींचना है, इससे पहले ये बताना है कि हम कितने नालायक हैं। नालायक का लफ्ज़ मौजू नहीं, जाहिल कहना चाहिए। नहीं, ये भी ठीक नहीं, गैर महज़ब। इनकी आला सियासतदानी, इनका कौमी जोश और मुखलिसाना हमदर्दी से कौन वाकिफ़ नहीं? ये सब बातें तो खैर आप जानते हैं, लेकिन तकरीर करने में जो मलका इनको हासिल है, हाँ, वो तकरीर काहे से शुरू होती है? हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पर तकरीर, चंद नसीहतें ज़रूर करनी है, लेकिन वो तो आखिर में करनी है। वो बीच में मुस्कुराना कहा था। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके दिल हिला देंगे और आपको खून के आंसू रुलाएंगे। सदर जलसा की आवाज़ नारों में डूब गई। दुनिया मेरी आंखों के सामने तारीख हो रही थी। इतने में सदर ने मुझसे कुछ कहा। मुझे अल्फाज बिल्कुल सुनाई ना दिए। इतना महसूस हुआ कि तकरीर का वक्त सरपरान पहुँचा है और मुझे अपनी नशीस पर से उठना है। चुनाचे एक नामालूम ताकत के ज़ेरे असर उठा। कुछ लुढ़खड़ाया, फिर संभल गया। मेरा हाथ कांप रहा था, हाल में शोर था। मैं बेहोशी से ज़रा ही दूर था और नारों की गूंज इन लहरों के शोर की तरह सुनाई दे रही थी जो डूबते हुए इंसान के सर पर से गुजर रही हो। तकरीर शुरू कहाँ से होती है? लीडरों की खुदगर्जी भी बयान करनी है और क्या कहना है। एक कहानी भी थी, बगले और लोमड़ी की कहानी नहीं, ठीक है, 2 बैल। इतने में हाल में सन्नाटा छा गया। लोग सब मेरी तरफ देख रहे थे।
میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور سہارے کے لیے میز کو پکڑ لیا. میرا دوسرا ہاتھ بھی کانپ رہا تھا, وہ بھی میں نے میز پر رکھ دیا. اس وقت ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے میز بھاگنے کو ہے اور میں اسے روکے کھڑا ہوں. میں نے آنکھیں کھولی اور مسکرانے کی کوشش کی. گلا خشک تھا. بسد مشکل میں نے یہ کہا, پیارے ہم وطنوں. آواز خلاف توقع بہت ہی باریک اور منحنی سی نکلی. ایک دو شخص ہنس دیے. میں نے گلے کو صاف کیا تو اور کچھ لوگ ہنس پڑے. میں نے جی کڑا کر کے زور سے بولنا شروع کیا. پھیپھڑوں پر یکلخت جو یوں زور ڈالا تو آواز بہت ہی بلند نکل آئی. اس میں بہت سے لوگ کھلکھلا کر ہنس پڑے. ہنسی تھمی تو میں نے کہا, پیارے ہم وطنوں. اس کے بعد دم لیا اور پھر کہا کہ پیارے ہم وطنوں. کچھ نہ آیا کہ اس کے بعد کیا کہنا ہے. سینکڑوں باتیں دماغ میں چکر لگا رہی تھیں لیکن زبان تک ایک نہ آتی تھی. پیارے ہم وطنوں. اب کے لوگوں کی ہنسی سے میں بھنا گیا. اپنی توہین پر بڑا غصہ آیا. ارادہ کیا کہ اس دفعہ جو منہ میں آیا کہہ دوں گا. ایک دفعہ تقریر شروع کر دوں تو پھر کوئی مشکل نہیں رہے گی. پیارے ہم وطنوں, بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان کی آب و ہوا خراب یعنی ایسی ہے کہ ہندوستان میں بہت سے نقص ہیں. سمجھے آپ, نقص ہیں. لیکن یہ بات یعنی امر جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے گویا چندہ صحیح نہیں. کیا کہا. حواس معطل ہو رہے تھے. سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آخر تقریر کا سلسلہ کیا تھا. یکلخت بیلوں کی کہانی یاد آئی اور راستہ کچھ صاف ہوتا دکھائی دیا. ہاں, تو بات دراصل یہ ہے کہ ایک جگہ دو بیل اکٹھے رہتے تھے جو باوجود آب و ہوا اور غیر ملکی حکومت کے زور کا کہا. یہاں تک پہنچ کر محسوس کیا کہ کلام کچھ بے ربط سا ہو رہا ہے. میں نے کہا, چلو وہ لکڑی کے گٹھے کی کہانی شروع کر دیں. مثلا آپ لکڑیوں کے ایک گٹھے کو لیجئے. لکڑیاں اکثر مہنگی ملتی ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں افلاس بہت ہے. گویا چونکہ اکثر لوگ غریب ہیں اس لیے گویا لکڑیوں کا گٹھا یعنی آپ دیکھیے نا کہ اگر بلند اور طویل کہا, حضرات اگر آپ نے عقل سے کام نہ لیا تو آپ کی قوم فنا ہو جائے گی. نحوست منڈلا رہی ہے. کہے اور شروع ہوگا, اسے باہر نکالو, ہم نہیں سنتے ہیں. شیخ سعدی نے کہا ہے کہ آواز آئی, کیا بکتا ہے. خیر اس بات کو جاننے دیجئے. بہرحال اس بات میں تو کسی کو شبہ نہیں ہو سکتا کہ اندلیب مل کے کریں آہوزاریاں, تو ہائے دل پکار میں چلاؤں ہائے گل. اس شعر نے دوران خون کو تیز کر دیا. ساتھ ہی لوگوں کا شور بھی بہت تیز ہو گیا. چنانچہ میں بڑے جوش سے بولنے لگا. جو قومیں اس وقت بیداری کے آسمان پر چڑھی ہوئی ہیں ان کی زندگیاں لوگوں کے لیے شاہراہ ہیں اور ان کی حکومتیں چار دانگ عالم کی بنیادیں ہلا رہی ہیں. لوگوں کا شور اور ہنسی اور بھی بڑھتی گئی. آپ کے لیڈروں کے کانوں پر خود غرضی کی پٹی بندھی ہوئی ہے. دنیا کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ زندگی کے وہ تمام شعبے. لیکن لوگوں کا کوغا اور کہے اتنے بلند ہو گئے کہ میں اپنی آواز بھی نہ سن سکتا تھا. اکثر لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور گلا پھاڑ پھاڑ کر کچھ کہہ رہے تھے. میں سر سے پاؤں تک کانپ رہا تھا. ہجوم میں سے کسی شخص نے بارش کے پہلے قطرے کی طرح ہمت کر کے سگریٹ کی ایک خالی ڈبیا مجھ پر پھینک دی. اس کے بعد 4-5 کاغذ کی گولیاں میرے ارد گرد سٹیج پر آ گریں. لیکن میں نے اپنی تقریر کا سلسلہ جاری رکھا. حضرات تم یاد رکھو, تم تباہ ہو جاؤ گے, تم دو بیل ہو. لیکن جب وہ چھاڑ بڑھتی گئی تو میں نے اس نامعقول مجمع سے کنارہ کشی ہی مناسب سمجھی. سٹیج سے پھلانگا اور زکند بھر کر دروازے سے باہر کا رخ کیا. ہجوم بھی میرے پیچھے لپکا. میں نے مڑ کر پیچھے نہ دیکھا بلکہ سیدھا بھاگتا گیا. وقتاً فوقتاً بعض نامناسب کلمے میرے کانوں تک پہنچ رہے تھے. ان کو سن کر میں نے اپنی رفتار اور بھی تیز کر دی اور سیدھا اسٹیشن کا رخ کیا. ایک ٹرین پلیٹ فارم پر کھڑی تھی. میں بے تحاشا اس میں گھس گیا. ایک لمحے کے بعد وہ ٹرین وہاں سے چل دی. اس دن کے بعد سے آج تک نہ مرید پور نے مجھے مدعو کیا ہے نہ مجھے خود وہاں جانے کی خواہش پیدا ہوئی ہے.